जय हिंद साथियों स्वागत है इस तीसरे लेक्चर के अंदर। साथियों, इस लेक्चर के अंदर हम इन 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें समुच्चय दिया हुआ है जो 4 अवयवों से मिलकर बना है और साथ में संक्रिया दी हुई है गुणा संक्रिया। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे ग्रुप के नियमों का पालन करते हैं। हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, है ना। शॉर्ट में चर्चा करेंगे, कंप्लीट किस तरीके से सोल्व करना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा जो प्रीव्यू जिसको अपने बोल सकते हैं, हाँ, कि ये चीजें अपने को चेक करनी है, तो वो आज अपने इसमें देखने वाले हैं। कि जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसमें आपको जो समुच्चय दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन है उसमें आपको जो समुच्चय दिया हुआ है वो है 1 -1 फिर आई और फिर -i और आगे संक्रिया दी हुई है गुणा, है ना। और ये पूरा का पूरा बना दिया ऐसे बीजीय निकाय। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखना कि संवर्त नियम का यहाँ पे पालन होता है कि नहीं होता, पहले तो उसको चेक करना है ना, कि संवर्त नियम का यहाँ पे पालन। संवर्त नियम का मतलब ये था कि इस समुच्चय के आप 2 अवयव लीजिए, उन दोनों पर ये गुणा वाली संक्रिया लगाइए और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो देखना है कि क्या इन्हीं में से आ रहा है क्या। तो परिमित, अगर आपको परिमित समुच्चय दिया हुआ, जैसे कि ये समुच्चय परिमित है और गुणा वाली संक्रिया है, तो इसके लिए संक्रिया सारणी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि अपने ना परिमित समुच्चयों के लिए एक संक्रिया सारणी बनानी सीखेंगे। तो आप चाहो तो वो संक्रिया सारणी बना के भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे गुणा वाली संक्रिया को लिखा और इस तरीके से हमने ऐसे कॉलम बनाएंगे कि इधर लिखा 1 फिर माइनस का 1 फिर आई फिर माइनस का आई, इसी प्रकार से 1 माइनस का 1 फिर आई और फिर माइनस का आई। अब इनका गुणा करना है, जैसे गुणा वाली संख्या है ना, तो गुणा करेंगे अपने कि पहले इस 1 का गुणा करेंगे इन चारों के साथ। तो ये तो अपने को पता ही है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो यही संख्या वापस आ जाएंगी। तो 1 आ गया, -1 आ गया, फिर आई आ गया, फिर -i आ गया, ठीक है। फिर -1 का गुणा करेंगे इन चारों के साथ में तो माइनस का 1 आ गया, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, फिर माइनस का i आ जाएगा और फिर प्लस का i आ जाएगा। फिर i का गुणा करेंगे इन सब के साथ, तो i का गुणा किया 1 से तो i आ गया, फिर यहाँ किया तो माइनस का i आ गया, फिर यहाँ किया तो माइनस का 1। ये जानते हैं अपने, है ना, कि i का जो स्क्वायर होता है ना वो -1 होता है। तो i का i से गुणा किया ना, -1 आ गया, फिर i का गुणा -i से करेंगे ना तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि i को i से जब गुणा करोगे तो वो -1 बनाएगा, लेकिन बाहर माइनस भी है तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से -i का गुणा करेंगे इन सब के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस का i, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस का i, फिर यहाँ पे आएगा, देखो i का गुणा i से किया तो -1, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए +1, और फिर लास्ट में आ गया -1 जब इसको सोल्व करेंगे। अब संक्रिया सारणी तो बन गई। अब संक्रिया सारणी से देखना कैसे पता लगेगा कि इस सारणी में जितने भी अवयव हैं वो इस समुच्चय के तो अवयव हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ से सिस्टम हमें समझ में आ गया कि संवर्त नियम का पालन हो रहा है, कि ये जो गुणा संक्रिया है इन 4 अवयवों के लिए संवर्त नियम का पालन करती है। तो इसका मतलब ये बीजीय निकाय जो है वो आगे की संक्रियाओं को चेक करने के लिए तैयार है। मतलब आगे के जो गुणधर्म थे, आगे के जो प्रतिबंध थे, है ना, उनको अपने चेक कर सकते हैं। कि अब हमें चेक करना है कि ये जो गुणा संक्रिया है क्या वो सहचारी है क्या। अच्छा, सहचारी का मैंने तुमको बोला हुआ है, सहचारी जो होता है ना वो अवयवों के लिए, सामान्य जो संख्याएं होती हैं उनके लिए गुणा संक्रिया जो होती है ना वो हमेशा सहचारी होती है। तो आप उसको स्टेटमेंट के रूप में लिख भी सकते हैं कि ये सिंपल संख्याएं हैं और आगे जो संक्रिया है वो भी एक सिंपल गुणा की संक्रिया है। कोई जोड़ मोड़ के या कोई मतलब ऐसे कोई संयुक्त रूप से कोई संक्रिया नहीं बनाई हुई, सिंपल गुणा की संक्रिया और सिंपल ही संख्याएं। तो हमेशा ध्यान रखना गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है, सहचारी होती है। कि हमारे पास यहां से तो क्लियर हो गया कि संवर्त नियम का पालन होता है, ठीक है। उसके बाद में पता लग गया हमें कि संक्रिया सहचारी भी है। अब ये देखना है कि क्या यहाँ पे तत्समक है क्या। तो ये बताया था मैंने तुमको ये कल कि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक होता है ना वो 1 होता है सिंपल संख्याओं के लिए। तो 1 तो ये रहा, यहाँ पहली पंक्ति का जो पहला वे वो ये रहा कि तत्समक जो है वो इसमें आ गया, 1 आ गया। कि तत्समक भी हमको पता है इसमें दिया हुआ है, बिलोंग करता है इस समुच्चय के अंदर, तो तत्समक भी आ गया 1। अब बात यह है कि प्रतिलोमी का अस्तित्व है या नहीं है प्रत्येक अवयव के संगत। तो प्रतिलोमी के लिए ना जहां जहां तत्समक आता है ना वहां वहां इसको अपने राउंड कर लेंगे कि तत्समक एक तो ये रहा, एक यहाँ भी तत्समक है, एक यहाँ भी तत्समक है, एक यहाँ भी तत्समक है। तो देखना भी इसके संगत ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोमी होंगे, इसके संगत ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोमी होंगे, इसके संगत ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोमी होंगे, और इसके संगत ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोमी। मतलब
एक का प्रतिलोमी एक है, ठीक है, एक का प्रतिलोमी, ठीक है, एक है, माइनस एक का प्रतिलोमी माइनस एक है, ये रहा, माइनस एक का प्रतिलोमी कौन है, माइनस एक है। आई का प्रतिलोमी माइनस का आई है और माइनस आई का प्रतिलोमी प्लस आई है। आई के लिए प्रतिलोमी माइनस आई और माइनस आई के लिए प्रतिलोमी प्लस आई। क्यों है ये? क्योंकि जब इनको आपस में गुणा करेंगे ना तो सामने जो रिजल्ट आएगा वो तत्समक आएगा, इसलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोमी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा कि सारे के सारे नियमों का ही पालन हो रहा है। एक नियम और है ना, एक नियम और है, अभी उस नियम की भी बात करेंगे। अगर अपने मुख्य विकर्ण को देखें, मुख्य विकर्ण को इस संक्रिया सारणी के अंदर अगर अपने ये मुख्य विकर्ण अगर अपने देखें तो ध्यान देना, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये जो सारणी के अवयव हैं, देखो जैसे इसके नीचे क्या आ रहा है, ये माइनस का एक आई माइनस का आई, और इधर भी क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है सेम ही, माइनस एक फिर आई फिर माइनस का आई, जो इधर है वही उधर आ गया। फिर इसके नीचे देखो ये दो आ गए, माइनस का आई और प्लस का आई, तो इधर भी देखो क्या आ रहा है, माइनस का आई है और प्लस का आई है, जो इधर है वही उधर आ गया। फिर इसके नीचे देखो क्या है, प्लस का एक है और उधर भी क्या है, प्लस का एक है। मतलब ये जो संक्रिया सारणी है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित है, तो इसका मतलब यहाँ पे कर्म विनिमय नियम का भी पालन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कर्म विनिमयता भी लागू होगी, कर्म विनिमयता। तो अपने अब ये बोल सकते हैं कि ये एक ना परिमित आबेली ग्रुप है। ये जो पहला जो क्वेश्चन है ना, ये चार ही अवयव है, तो इस ग्रुप की कोटि चार है, तो ये परिमित हो गया। और गुणा संक्रिया के लिए यहाँ पे ये कर्म विनिमय का सारे नियमों का पालन हो रहा है कि ये सहमर्थ भी है, सहचारी के नियम भी यहाँ पे आ गए, तत्समक भी इसके अंदर अपने को मिल गया और प्रतिलोमी भी मिल गई, और साथ में अभी कर्म विनिमय भी हो गया। संक्रिया जो है ना वो कर्म विनिमय भी है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि यह जो पहला क्वेश्चन है ये परिमित चार कोटि का परिमित आबेली ग्रुप है ना, चार कोटि का। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पहला क्वेश्चन जो ये चार कोटि का परिमित आबेली ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब इसी प्रकार से बाकी भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सम्मिश्र संख्या है, आपको सम्मिश्र संख्या लेनी है, लेकिन खास प्रकार की सम्मिश्र संख्या लेनी है जिनका मोड एक के बराबर है। अब ये कौन सी सम्मिश्र संख्या होती है, तो ये देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको जेड लेने हैं, ठीक है, लेकिन कौन से जेड लेने हैं जिनका मोड बराबर क्या हो, एक हो। अच्छा, अगर अपने ध्यान से देखें तो ये वैसे इनका अगर ज्यामितीय निरूपण करें तो इनका ज्यामितीय निरूपण क्या हो सकता है, सम्मिश्र संख्या जो होती है ना वो x प्लस आइटा y के रूप में होती है, तो इसका जो मोड z बनता है ना वो रूट के अंदर क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है। तो अगर यहाँ से बात करें ना अपने, अगर यहाँ पे कि मोड z इक्वल टू 1 है, कि अगर मोड z इक्वल टू 1 है तो मोड z का स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से अपने ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक आ गया। ये वर्त की मानक समीकरण है, वर्त की मानक समीकरण जिसका केंद्र जो है ना वो मूल बिंदु है और त्रिज्या जो है उसकी एक है। मतलब ये वो सम्मिश्र संख्याएं हैं जो एक इकाई त्रिज्या के वर्त के ऊपर है ना, इकाई मतलब खास प्रकार की संख्याएं होगी। ये इकाई त्रिज्या का वर्त मान लिया, तो यहाँ पे जितने भी जेड हैं वो सारे के सारे जो जेड हैं, ठीक है ना, यहाँ जितने भी जेड है ना मतलब इनकी त्रिज्या जो है ना वो एक है, इनकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, एक है। तो यहाँ भी जेड, कोई Z1 है, कोई Z2 है, कोई Z3 है, कोई Z4 है, मतलब जितने भी जेड हैं वो सारे के सारे इस सर्कल के ऊपर हैं। और यही हमारे अवयव हैं समुच्चय के, कि हमारे पास जो समुच्चय है ना उस समुच्चय में जो अवयव हैं वो इकाई त्रिज्या के वर्त के ऊपर जितने भी सम्मिश्र संख्याएं हैं ना वो सारी की सारी संख्याएं जो है वो हमारे लिए अवयव हैं। और आगे जो संक्रिया दी हुई है ना वो गुणा संक्रिया है, गुणा संक्रिया। तो अब अपने को ये देखना है कि ये ग्रुप के नियमों का पालन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अपने पहले तो वही देखें। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, अपरिमित हो गया ना, तो ये जो ग्रुप है ना वो अपरिमित है, इस ग्रुप की जो कोटि है वो अपरिमित है, बस अपरिमित है। लेकिन आएंगे यहाँ पे संख्याएं और आगे गुणा संक्रिया है, ठीक है। तो पहले तो ये देखेंगे कि सहवर्त नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सहचार्यता का तो हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ना एक सहवर्त गुणधर्म अपने एक बार चेक कर लेते हैं कि सहवर्त का पालन होता है कि नहीं होता। तो सहवर्त गुणधर्म के लिए ना दो अवयव ले लेंगे अपने, कि Z1 और Z2। अच्छा, ये जो समुच्चय है इसको G मान लो आप, इसका नाम नहीं है ना कोई भी, इसको G मान सकते हैं। तो Z1 और Z2 बिलोंग करते हैं G में। अच्छा, अगर Z1 और Z2 अगर इस समुच्चय में बिलोंग करते हैं ना
तो इनका जो मोड होगा ना वो 1 के इक्वल होगा। अगर अपने Z1 और Z2 का गुणा कर दें, क्या वो C में बिलोंग करेगा? अगर ये समिश्र संख्याएं हैं, है ना, अगर ये समिश्र संख्याएं हैं तो इनका जो मोड है, सॉरी, इनका जो गुणनफल है वो भी एक समिश्र संख्या होगी। तो अगर ये समिश्र संख्या है, ठीक है, तो और फिर उसके बाद में भी अब ये देखना है कि क्या इनका मोड इक्वल टू 1 बनेगा क्या। तो अब अपने को इनका मोड लेके चलना है कि Z1 और Z2 का मोड, ठीक है, इसका मोड बना लेंगे। अच्छा, ये अपने जानते हैं मापांक का ये गुणधर्म है कि ये मापांक अलग अलग हो जाता है, जैसे Z1 का अलग हो जाएगा और Z2 का अलग हो जाएगा। तो ये मान 1 के बराबर है और ये वाला मान भी 1 के बराबर है, यहाँ दिया हुआ ये सारा। तो ये बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो Z1 और Z2 का जो गुणनफल का जो मापांक है ना वो भी 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि Z1 डॉट Z2 ये बिलोंग करेगा G में। कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दो संख्याओं का जब गुणा करते हैं ना समिश्र संख्याओं का, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जी में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा वो देखना था। तो जी में बिलोंग तो तभी करेगा जब इनका मोड इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो वो हमने यहाँ पे देख भी लिया कि मोड इक्वल टू 1 आ भी रहा है। तो यहाँ से पता लग गया कि सामवर्त नियम का पालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों अवयव जो है वो जी में है, तो इनका जो गुणनफल आया वो भी किस में चला गया? जी में चला गया। अब आगे का काम बहुत आसान है। आगे का काम बहुत आसान है। कैसे आसान है? कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना कि साहचर्य नियम का पालन होगा कि नहीं होगा। तो ये सिंपल संख्याएं हैं और सिंपल गुणा दिया हुआ है। अपने ये जानते हैं गुणा संक्रिया हमेशा सहचारी होती है सामान्य संख्याओं के लिए। तो साहचर्य वाला नियम इसमें अप्लाई हो चुका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है अलग से। सहचारी वाला नियम इसमें अप्लाई होगा। सामवर्त वाला नियम लग गया यहाँ पे, ठीक है, सामवर्त का हो गया। तत्समक है क्या इसके अंदर? तत्समक, अब गुणा के लिए तत्समक 1 होता है, तो क्या 1 आएगा क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? 1 तो तब आएगा जब उसका मोड 1 हो। तो अपने को तो पता है कि 1 का जो मोड होता है वो भी 1 ही होगा, मतलब 1 का मापांक। अगर अपने 1 का मापांक निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये तो सिंपल सी चीज है, अपने जानते हैं 1 की जो मापांक वाली वैल्यू होती है ना वो 1 ही आती है। तो तत्समक भी इसके अंदर 1 इसके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि 1 का जो मापांक है वो 1 होता है, तो वो जो 1 है वो बिलोंग कर जाएगा इस समुच्चय के अंदर। प्रतिलोमी का कैसे पता लगाएं कि प्रतिलोमी इसके अंदर है या नहीं है? तो प्रतिलोमी के लिए देखना पड़ेगा कि किससे गुणा करें, जेड का गुणा किससे करें कि वापस 1 आ जाए। पहले अब मुझे चाहिए जेड का प्रतिलोमी, तो मैं जेड का गुणा किससे करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? मैं जेड का गुणा किससे करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ये सिंपल सी बात है कि जेड का जो गुणा है ना वो 1/z से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जेड नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ये होगा भी, जेड नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है ना, 0 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पहले देखना पड़ेगा कि 0 इसमें शामिल है या नहीं है। अच्छा, 0 शामिल होगा नहीं, क्योंकि 0 का जो मोड होता है वो तो 0 होता है, 1 तो होता नहीं है। 1 नहीं होता तो इसका मतलब जो है ना, ये जो 0 है ना वो इसमें आएगा ही नहीं। अगर अपने इसको जी नाम दे रहे हैं ना, ये जो समुच्चय वो जी अपना, तो इसके अंदर 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 का जो मोड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे वही आएगा जिसका मोड इक्वल टू क्या है? 1 है। तो 0 तो उसमें आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये अपनी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जेड नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपने ये कह सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का जो मान है वो क्या आ गया? 1/z आ गया। अच्छा, 1/z आएगा क्या यहाँ पे? ये जो कल बात हुई थी अपनी कि आंसर तो आ गया, लेकिन ये आंसर इसमें आया क्या वो देखना पड़ेगा। तो देखना भी 1/z का मोड करके देखो आप, तो ऊपर वाले का मोड अलग, नीचे वाले का मोड अलग। 1 का मोड तो 1 और z का मोड 1, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है z का मोड 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। कि 1/z का जो मोड 1 है तो इसका मतलब 1/z बिलोंग करेगा जी के, सॉरी, सी के अंदर। वैसे तो जी लिखना ज्यादा सही रहेगा, सी में तो है ही वो, सी में तो पहले ही सही है वो, ठीक है ना। तो जी लिखेंगे, अपने को तो जी में देखना है। तो अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे संक्रिया सामवर्त थी, सामान्य संख्याएं थी, तो साचारी नियम का पालन होगा ही होगा गुणा संक्रिया के लिए। तत्समक यहाँ पे 1 था। 1 इसलिए था क्योंकि 1 का मोड भी 1 होता है और 1 इसमें शामिल है। गुणा संक्रिया के लिए तत्समक 1 फिक्स होता ही है, ठीक है ना। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 1 होगा कि नहीं होगा। सामान्य संख्याएं और सामान्य गुणा वाली संक्रिया है तो तत्समक 1 होता है। प्रतिलोमी का था यहाँ पे ना कि जेड का प्रतिलोमी क्या होगा, तो जेड का प्रतिलोमी होगा 1/z होगा। 1/z इसमें आएगा कि नहीं आएगा वो पता लगाना था, तो इसका मोड करके देख लो। इसका जब मोड करके देखा तो वो 1 आ गया। 1 आ गया तो इसका मतलब ये जो 1/z है ना वो बिलोंग करेगा जी के अंदर। तो प्रतिलोमी भी आ गया इसके अंदर। सामान्य संख्याएं है, गुणा वाली संक्रिया है, कर्म विनिमयता भी लागू होती है
कि Z1 का गुणा Z2 से कर लो और Z2 का गुणा Z1 से कर लो, सेम ही आएगा, तो सोचने वाली बात यहां भी नहीं है। तो ये आबेली ग्रुप भी है कि ये जो ग्रुप है ना ये अपरिमित है, आबेली है। ठीक है ना, पहला जो एग्जांपल था ना वो परिमित आबेली का था कि हमारे पास ऐसे ग्रुप भी हैं जो परिमित हैं और आबेली हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे ग्रुप भी हैं जो अपरिमित हैं और फिर भी आबेली हो सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल तो हो गए अपने। तीसरा एग्जांपल एक बार आप सोल्व करके देखना कि ये कैसा ग्रुप है, ये परिमित है, आबेली है, ग्रुप है या नहीं है ना। तो इसको आप एक बार सोल्व कर देना। ये इकाई का nवां मूल है ना, एक बार कोशिश करना इसको सोल्व करने की। अपने ये वाला एग्जांपल करके देखते हैं, Z5 वाला एग्जांपल। ये जो Z5 है ना, Z5 ये 5 अवयवों का ग्रुप है। ये पहले समुच्चय की बात लेते हैं। Z5 समुच्चय कैसा है, तो Z5 में ना माइनस वाली संख्या नहीं आती और 5 अवयव आएंगे पूर्णांक ही, लेकिन माइनस वाले नहीं आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 5 पूरे हो गए। अब ये +5 संक्रिया है, तो इसका क्या मतलब है, संक्रिया तो है योगफल, ये योगफल की संक्रिया है, तो ये योगफल है, तो योगफल। लेकिन ना इस योगफल की एक लिमिट निर्धारित कर दी। वो लिमिट ये निर्धारित कर दी कि जब इन संख्याओं को जोड़ोगे ना तो आपका जो जोड़ है वो इस 5 के पास तक नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब 5 नहीं आना चाहिए जोड़, और 5 से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। इसको कैसे बताते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है ये कि कभी भी a में जैसे +5, जैसे ये b जोड़ना है, अगर a + b 5 से छोटा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर सीधा सिंपल सा जो जोड़ है वही आएगा। और अगर a + b अगर 5 या 5 से बड़ा आ गया तो इन दोनों का जो जोड़ होगा उसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, ऐसे। अब ये है क्या, ठीक है ना, तो इसको संक्रिया सारणी से अपने समझते हैं। इस तरीके से सारणी बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे +5 0 1 2 3 4, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 5 0 1 2 3 4। देखो 0 में कुछ भी जोड़ देना, हमेशा 5 से छोटा ही आंसर रहेगा। यहाँ की बात करें अगर अपने, ठीक है, 0 में 0 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में जोड़ूंगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 में जोड़ा 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में जोड़ा 3 4, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 1 में जोड़ा 5, तो इस कैटेगरी के अंदर आ गया कि ये A और ये B है, तो A का जोड़ जब B से किया तो वो 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखा होगा कि अगर A और B का जोड़ 5 से बड़ा आ जाए या 5 के बराबर आ जाए तो उस जोड़ में से 5 को माइनस करना है। तो 1 और 4 को जब जोड़ा तो 5 आ गया, तो 5 यहाँ पे लिख नहीं सकते, इस 5 को घटा के लिखना है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 2 में जोड़ा 0, 2 में जोड़ा 1, 2 में जोड़ा 2, 2 में जोड़ा 3, 5 आ गया, 5 नहीं लिखना, 0 लिखना है। और 2 में जोड़ा 4 तो 6 नहीं लिखना, 1 लिखना है, 6 - 5, ये 5 घटा के लिखना अगर जोड़ आपका 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो। 3 जोड़ेंगे सब में, तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि 3 में जोड़ा 4 तो 7 आ गया। 7 लिख नहीं सकते क्योंकि लिमिट है इसकी 5 को, या 5 को क्रॉस नहीं करेगा ये, तो 7 में से 5 घटा के 2 लिखना है। फिर 4 के लिए 4 0 1 2 3, ऐसे। क्या संक्रिया संवर्त है, क्या संक्रिया संवर्त है, मतलब यहाँ पे संवर्त नियम का पालन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे कोई भी अवयव देख लेना, इससे बाहर का ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये संक्रिया जो है वो संवर्त नियम का पालन करती है। संख्याएं तो है और जोड़ ही तो है, जोड़ संक्रिया के लिए ना हमेशा साचार्य नियम का पालन होता ही होता है। अगर सामान्य संख्याएं दे रखी है तो यहाँ पे साचार्य नियम भी लगेगा। अब ततस्मक, पहली पंक्ति का पहला 0 जो है वो इसमें ततस्मक है, प्लस वाली संख्या वैसे 0 ततस्मक होता है, फिर भी एक बार आप चेक जरूर कर लें, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 जहां भी, मतलब 0 जिसमें भी जुड़ेगा तो वही अभी वापस रिपीट होएगा। जैसे 1 में 0 जोड़ा तो 1 आ गया, वापस वही 1 आ गया। 2 में 0 जोड़ा तो फिर से 2 आ गया। 3 में 0 जोड़ा तो 3 आ गया। 4 में 0 जोड़ा 4, मतलब वो 0 नया भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सामान्य चीज ये यहाँ पे कि ततस्मक यहाँ पे 0 है प्रतिलोमी, तो जहां जहां 0 आ रहा है, जैसे ये 0 यहाँ आ गया तो इस 0 के सामने ये 0 इसका प्रतिलोमी हो गया। फिर 0 आ गया इस लाइन में यहाँ पे, तो 1 का प्रतिलोमी 4 है, 2 का प्रतिलोमी 3 है,
3 का प्रतिलोमी 2 है और 4 का प्रतिलोमी 1 है कि जहां जहां 0 आएगा, 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, यहाँ और यहाँ, तो इनके संगत जो अवयव है ना वो एक दूसरे के प्रतिलोमी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब कर्म विनिमयता को चेक कर लेते हैं साथ में कि कर्म विनिमय भी है या नहीं है। तो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अपने को देखना है कि ये जो संक्रिया सारणी हमने बनाई ये सम्मित है या नहीं है, मतलब ये मुख्य विकर्ण है। तो इधर आ गया 1 2 3 4, इधर भी आ गया 1 2 3 4, इधर 3 4 0, इधर 3 4 0, इधर 0 1, इधर भी 0 1, इधर 2 और इधर 2। तो संक्रिया सारणी जो है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित है, तो इसका मतलब कर्म विनिमयता भी यहाँ पे लागू होगी। इसका मतलब ये ग्रुप बन गया, सामर्थ्य नियम का पालन हुआ, साहचर्य भी हो गया, तत्समक भी आ गया, प्रतिलोमी भी आ गया, कर्म विनिमय भी हो गया। परिमित अवयव है 5 कोटि का, है ना, 5 कोटि का ये परिमित आबेली ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी हो गया। अब बचता है अपना ये 5वां एग्जाम्पल। तो ये जो 5वां एग्जाम्पल है ना, ये मैं सारा सोल्व नहीं कराऊंगा अभी। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि करना कैसे, आप एक ट्राई करके देना। 6 कोटि का होगा ये, है ना, 6 अवयव 6 है इसके अंदर, और संयुक्त फलन संक्रिया है, तो बस ये संयुक्त फलन संक्रिया समझाता हूँ कि कैसे अप्लाई होगी। कि जैसे सामर्थ्य नियम चेक करना है आपको, तो सारणी तो बनानी पड़ेगी। उस सारणी को बनाना कैसे है कि जैसे मान लो कोई भी दो, जैसे F2 है और F5 है मान लो, है ना, F2 ले लो और एक F5 ले लो, तो इनको आपस में ऑपरेट कैसे करवाएंगे, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे F2 को ऑपरेट करवाना है F5 के साथ, तो आप यहाँ पे कोई एक अवयव ले लेंगे Z, पहले इस O को हटाएंगे, तो F2 और F5 Z आ गया इसमें। ठीक है, F5Z की वैल्यू जो है वो दिख रही है आपको, 1/1 - Z। तो यहां लिखा F2 1/1 - Z, ये आ गया। अब इस F2 को हटाना है, तो इस पूरे को Z मान लेंगे, और यहां देखो F2Z का मान 1/Z है, मतलब जो F2 के ब्रैकेट में है ना वो अपोन में जा रहा है। तो यहां से देखो जो F2 के ब्रैकेट में है ये सारा का सारा ना 1 के अपोन में जाएगा, तो 1 के अपोन में गया 1/1 - Z, ये संख्या पलट के ऊपर आ जाएगी, तो ये बन गया 1 - Z। अब 1 - Z इसमें से देख लो कहाँ पे है, वो रहा F3। मतलब जब हमने F2 को F5 के साथ ऑपरेट करवाया तो F3 आ गया। तो इस तरीके से ना आपको पहले संक्रिया सारणी बनानी है। जब वो संक्रिया सारणी बना लोगे तो आपको क्या क्या बातें समझ में आ जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सामर्थ्य गुणधर्म लागू होता है या नहीं लागू होता। ठीक है, तत्समक आपको पता लग जाएगा। सहचारी, ध्यान रखना, संयुक्त फलन संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, ये कक्षा 12 में पढ़ा हुआ है। संयुक्त फलन संक्रिया हमेशा सहचारी होती है। तो रहा क्या, प्रतिलोमी। हालांकि दिख रहा है प्रतिलोमी ना दिख रहा है अपने को, कि जैसे देखो Z का उल्टा ये रहा 1/Z, है ना, तो ये प्रतिलोमी है इसका। ये जैसे इसका उल्टा करूंगा तो अपने पास ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोमी बनेंगे। F4 के लिए जो प्रतिलोमी है वो F6 है ना, तो प्रतिलोमी भी दिख जाएगा आपको। तो करना खुद आप एक बार, है ना, संक्रिया सारणी बना के ना सारे के सारे नियम इस पे अप्लाई करे रहना। कर्म विनिमयता सबसे जरूरी बात है ना, कर्म विनिमयता। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कक्षा 12 में कि फलनों के लिए जो संयुक्त फलन संक्रिया होती है ना वो कभी हमेशा कर्म विनिमय नहीं होती, है ना। तो वो इस एग्जाम्पल में देखना कि वो कर्म विनिमय आएगी कि नहीं आएगी। तो इससे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट मिलेगा आपको कि सबसे छोटा अनआबेली, मतलब जो आबेली ना हो, और परिमित कोटि का, है ना, परिमित कोटि तो चलो बोलना ही पड़ेगा ना अपने को, कि सबसे छोटा अपने को बताना है अनआबेली ग्रुप। सबसे छोटा अनआबेली ग्रुप, सबसे छोटा मतलब जिसकी कोटि सबसे कम हो, जिसकी कोटि सबसे क्या हो, कम हो। तो हमने वैसे तो एग्जाम्पल कल भी लिखे थे हमने एग्जाम्पल, ठीक है, कल जो एग्जाम्पल लिखे उनको आप अगर वापस देखना, वो जितने भी एग्जाम्पल थे, अगर वो 5 कोटि के हैं, चाहे वो 4 कोटि के, चाहे वो 3 कोटि के, चाहे 2 कोटि के, और चाहे वो 1 कोटि के, ना, वो हमेशा आबेली बनेगा, हमेशा बनेगा आबेली, हमेशा। ये वो पहला एग्जाम्पल ऐसा है जो 6 कोटि का है और अनआबेली है, ये याद रखना, ये 6 कोटि का अनआबेली, 6 कोटि का अनआबेली। मतलब कोई ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, कि उस ग्रुप की कोटि बताओ जो सबसे छोटा है और अनआबेली है, परिमित के अंदर, परिमित ही होगा वैसे, तो परिमित ही होगा, तो वो 6 कोटि का होगा, मतलब वो अनआबेली। तो वो ये ग्रुप है, वो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये 6 कोटि का अनआबेली ग्रुप है सबसे पहला। तो आप करके देखना एक बार, इन सभी जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको रिवाइज करना अच्छे से, संक्रिया सारणी बनाना आराम से,
ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार सिंपल सिंपल जो बातें आपको बताइए कि ग्रुप के लिए कि सामर्थ्य नियम का पालन करवाना हो तो कैसे चेक करेंगे, सहचारी के लिए कैसे देखेंगे, अपने तत्सम कैसे देखेंगे, प्रतिलोमी कैसे देखेंगे, क्रम विनियमितता कैसे देखेंगे, इतना काम एक बार कर लेना, ग्रुप की परिभाषा अच्छे से आपको याद हो जाएगी और थोड़ा बहुत उसको अप्लाई करना आ जाएगा आगे। कोटि तक की अपने जो कोटि तक की जो कहानी है ना वो कंप्लीट है अपनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कुछ और खास प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कोई मतलब मिक्स जो संख्याएं होती है ना, मिक्स संख्या जैसे ए स्टार बी दे दिया, a प्लस बी माइनस, इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।